नमस्कार, शुभ प्रभात दोस्तों। स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जारी हुआ 2021 का बजट भाषण के बाद 70% लोग बोले महंगाई बढ़ेगी। 58% हैं बजट से नाखुश, 42% लोग हैं संतुष्ट। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021 का बजट पेश कर दिया है। बजट से बाजार तो बेहद खुश है, लेकिन लोग नाराज नजर आ रहे हैं। दोस्तों दैनिक भास्कर के सर्वे में यह बात सामने आई है। भास्कर के सर्वे में 70% लोगों ने बजट को महंगाई बढ़ाने वाला बताया है। 58% लोग इसको खराब बजट कह रहे हैं। इनमें मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार के लोग भी शामिल है, जहां भाजपा की सरकार है। वहीं दोस्तों सोमवार को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण खत्म होने के तुरंत बाद भास्कर ने देश भर में ऑनलाइन और ऑफलाइन सर्वे किया। इसमें लोगों से 2 सवाल पूछे गए। पहला, क्या आप बजट से संतुष्ट हैं? दूसरा, क्या इस बजट से आप पर महंगाई की मार पड़ेगी? जिसमें यह नतीजे सामने आए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चुनावी राज्यों के लिए वित्त मंत्री ने खोला खजाना। बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम को मिले 2.27 लाख करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस महामारी के बीच 2021-22 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान भी किए, लेकिन सभी की निगाहें चुनावी राज्यों को लेकर होने वाले ऐलान की ओर लगी थी। वित्त मंत्री ने चुनावी राज्यों को निराश नहीं किया और कई बड़े ऐलान किए। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम के लिए वित्त मंत्री ने जमकर पैसा दिया। चुनाव वाले राज्य, बड़े राज्यों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुल 2.27 लाख करोड़ का ऐलान किया गया। इस ऐलान में खास बात यह है कि बंगाल से ज्यादा ध्यान तमिलनाडु का रखा गया है। वहीं दोस्तों वित्त मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कोलकाता सिलीगुड़ी के लिए नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स होगा। बंगाल में राजमार्ग पर 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बंगाल में 675 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस बजट के बाद सोना, चांदी, बर्तन होंगे सस्ते, फ्रिज, एसी और मोबाइल फोन्स हो जाएंगे महंगे, लेकिन देश में बनने लगेंगे और भी ज्यादा मोबाइल फोन्स। जी हां दोस्तों, बजट आ चुका है। हर बार की तरह इस बार भी कुछ चीजें सस्ती हुई है तो कुछ महंगी, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें नहीं है जिन पर असर पड़ा हो। दोस्तों कुल मिलाकर 18 प्रोडक्ट्स महंगे हुए हैं और महज 8 सामान सस्ते हुए हैं। सोना, चांदी, स्टील के बर्तन, पशुहार सस्ते होंगे, जबकि मोबाइल, फ्रिज, एसी, गाड़ियां, एलईडी लाइट्स, सोलर इन्वेंटर्स, जेम्स एंड ज्वेलरी महंगी हो गई है। दरअसल 3 साल पहले आई जीएसटी ने सामानों और सर्विसेज को महंगा सस्ता करने की ताकत बजट से छीन ली है। अब 90% से ज्यादा चीजों की कीमत जीएसटी तय करती है, लेकिन विदेश से मंगाई जाने वाली वस्तुओं पर इंपोर्ट ड्यूटी का असर रहता है और इसकी घोषणा बजट में की जाती है। इसलिए पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी और इंपोर्टेंट प्रोडक्ट्स जैसे कि शराब, लेदर, सोना, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, मोबाइल, केमिकल, गाड़ियां जैसी चीजों की कीमत पर बजट घोषणाओं का असर पड़ता है। इन पर ही सरकार इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाती या फिर घटाती है। इस बजट में भी वित्त मंत्री ने यही किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑटो पार्ट्स पर 7.5% वृद्धि कर दी है। इससे गाड़ियां महंगी हो जाएंगी। मोबाइल फोन के पार्ट्स, चार्जर और बैटरी पर इंपोर्ट ड्यूटी 2.5% से 5% तक बढ़ा दी गई है। इससे ये चीजें भी महंगी हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन। राकेश टिकैत ने कहा सरकार समस्या का हल निकाले, हम बातचीत के लिए हैं तैयार। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन पर बैठे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सोमवार को कहा कि सरकार बातचीत से इस समस्या का हल निकाले। उन्होंने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। किसान मोर्चा के जो 40 संगठनों की 30 सदस्यों की कमेटी है उससे सरकार बात करे। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश के बिजनौर में सोमवार को भारतीय किसान यूनियन की किसान सम्मान महापंचायत में राकेश टिकैत ने कहा कि समस्या का समाधान निकालने तक किसानों की दिल्ली में मोर्चाबंदी जारी रहेगी। वहीं भाकियू नेताओं द्वारा लगातार राजनीतिक नेताओं को मंच नहीं देने की घोषणाओं के बावजूद इस महापंचायत में रालोद नेता जैन चौधरी ने मंच साझा किया। दोस्तों दिल्ली पुलिस ने 44 एफआईआर दर्ज की है और किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामले में 122 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस पीआरओ इश सिंगल ने कहा कि हमने अपनी वेबसाइट पर जानकारी अपलोड कर दी है, इसे कोई भी देख सकता है। पुलिस ने किसी को भी अवैध रूप से हिरासत में नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसानों के आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने सड़क पर कीलें लगाई, रास्तों पर बाड़ लगाई। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने की मोर्चाबंदी। जी हां दोस्तों, दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था काफी मजबूत कर दी है। पुलिस ने टिकरी बॉर्डर पर सीमेंट से कीलों को उल्टा करके जमा दिया है। कीलों के अलावा पुलिस ने मोटे सरियों को बेहद नुकीले बनाकर इस तरह से लगाया है कि बॉर्डर पार करके कोई गाड़ी अगर जबरन दिल्ली में घुसने की कोशिश करेगी तो गाड़ी का टायर फट जाएगा। वहीं दोस्तों पुलिस ने इसके अलावा रविवार की रात पहले जेसीबी से पूरी सड़क की खुदाई करवाई, फिर बड़ी वाली कीलें लगाई और उनके बीच में सरियों को काटकर नुकीला बनाकर लगाया गया। इसके बाद सीमेंट डालकर उसे जमा दिया गया ताकि कोई आसानी से इसे न हटा सके। वहीं दोस्तों गाजीपुर बॉर्डर किसान आंदोलन का केंद्र बन गया है। यहां किसानों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रातों रात 12 लेयर की बैरिकेटिंग लगा दी गई है। इसके अलावा नोएडा सेक्टर 62 के अक्षरधाम मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। दोस्तों 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद गाजीपुर बॉर्डर से आंदोलनकारियों को हटाने की कवायद शुरू हो गई थी, जिसके बाद किसान नेता राकेश टिकैत का रोता हुआ वीडियो सामने आया। इस वीडियो के सामने आने के बाद कमजोर पड़ता किसान आंदोलन एक बार फिर से रफ्तार पकड़ चुका है और देश के हर किसान ने अब इसे अपने सम्मान से जोड़ लिया है। किसानों का कहना है कि जब तक एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून नहीं बन जाता और तीनों काले कानूनों को हटाया नहीं जाता, तब तक वह आंदोलन वापस नहीं लेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, म्यांमार में तख्तापलट पर इंडिया ने जताई चिंता। यूएस ने कहा गिरफ्तार नेताओं को रिहा नहीं किया तो गंभीर होंगे परिणाम। जी हां दोस्तों, म्यांमार में सेना द्वारा किए गए तख्तापलट पर भारत सहित दुनिया के कई देशों ने चिंता जताई है। सेना ने सोमवार सुबह राष्ट्रपति विंग मिंट, प्रमुख नेता आंग सांग सू की सहित सत्तारूढ़ पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि म्यांमार की घटना चिंताजनक है। दोस्तों म्यांमार के ताजा घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारत ने कहा कि हमने हमेशा ही म्यांमार में लोकतांत्रिक बदलाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का समर्थन किया है। हम घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। वहीं स्थानीय मीडिया के मुताबिक सेना ने देश में 1 साल के लिए आपातकाल घोषित करते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति की नियुक्ति कर दी है। वहीं दोस्तों दूसरी ओर तख्तापलट और नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की को गिरफ्तार किए जाने पर अमेरिका ने कड़ी नाराजगी जताई है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि यदि म्यांमार की सेना ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के विपरीत कार्य किया और गिरफ्तार नेताओं को तुरंत रिहा नहीं किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में दूतावास के बाहर हुए धमाके को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की बातचीत। जी हां दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने नई दिल्ली स्थित इजरायली दूतावास के बाहर 29 जनवरी को हुई विस्फोट की घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है और अपने देश के प्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए किए गए उपायों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया है। दोस्तों प्रधानमंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के अपने समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की और इजरायली दूतावास के निकट हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री मोदी ने नेतन्याहू को आश्वासन दिया कि भारत इजराइल के राजनयिकों और परिसरों की सुरक्षा को अधिक महत्व देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेतन्याहू से कहा कि भारत दिल्ली में आतंकी हमले के दोषियों को तलाशने और दंडित करने के लिए अपने सभी संसाधनों का इस्तेमाल करेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बजट 2021 में ऊंचे वेतन वालों को लगा झटका। ईपीएफ में 2.5 लाख से ज्यादा जमा कराया तो देना होगा टैक्स। जी हां दोस्तों, यदि आप पैसों की बचत करने के लिए प्रोविडेंट फंड यानी कि ईपीएफ में ज्यादा निवेश करते हैं तो इस बार बजट से आपको मायूसी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों सरकार ने इस बार बजट में टैक्स फ्री ईपीएफ की सुविधा खत्म कर दी है। यदि 1 साल के अंदर आपका ईपीएफ 2.5 लाख रुपए से ज्यादा बनता है तो उस पर मिलने वाले ब्याज पर अब आपको टैक्स देना होगा। वहीं 2.5 लाख रुपए तक के ईपीएफ पर मिलने वाला ब्याज अब भी टैक्स फ्री रहेगा। दोस्तों बजट में की गई सरकार की इस घोषणा से कंपनियों और सरकारी नौकरियों में ऊंचे वेतन पर काम कर रहे लोगों पर सीधा फर्क पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बजट 2021 पर कसा तंज, कई योजनाओं पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया ने बजट को छलावा बताया है। सिसोदिया ने कहा है कि इस बजट में दिल्ली के साथ धोखा हुआ है। इस बजट में 325 करोड़ रुपए दिए जो दिल्ली को पहले से मिलते थे। इस महामारी के बाद इस बार ज्यादा बजट की उम्मीद थी। केंद्र सरकार ने एजुकेशन बजट कम कर दिया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि आत्मनिर्भर केवल जुमले से नहीं बन जाएंगे। नई एजुकेशन पॉलिसी में आप देश के लोगों को धोखा दे रहे हैं। सिसोदिया ने केंद्र पर
दिल्ली वालों के साथ नाइंसाफी करने का आरोप लगाया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश में पहली बार बिना कागज कलम के होगी जनगणना, बजट में 3,750 करोड़ रुपए का हुआ ऐलान। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान डिजिटल जनगणना करने का ऐतिहासिक ऐलान किया। ऐसा पहली बार होगा जब पारंपरिक कागज और कलम के इस्तेमाल के बिना मोबाइल ऐप पर जनगणना की जाएगी। इसके लिए बकायदा करोड़ों रुपए भी आवंटित किए गए हैं। बजट के आंकड़ों के मुताबिक केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए गृह मंत्रालय को करीब 1,66,547 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इनमें से ज्यादातर राशि पुलिस बलों के लिए है। इसके अलावा एक खास रकम डिजिटल जनगणना संबंधी कार्यों के लिए है। इसके लिए खास एक ऐप भी सरकार ने विकसित की है जो जनगणना अधिकारियों को अपने मोबाइल पर डाउनलोड करनी होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बजट 2021 पर राहुल गांधी ने किया कटाक्ष, कहा अपने पूंजीपति मित्रों को देश की संपत्ति बांटने जा रही है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के बजट 2021 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने निराशाजनक बताया है। राहुल गांधी ने कहा कि इस बजट के जरिए मोदी सरकार देश की संपत्तियों को अपने मित्रों में बांटने जा रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि लोगों के हाथ में कैश रखना तो भूल जाइए, मोदी सरकार देश की संपत्तियों को अपने पूंजीपति दोस्तों को हैंडओवर करने जा रही है। इससे पहले कांग्रेस नेता शशि थरूर ने यूनियन बजट 2021 में घोषित की गई स्क्रैप पॉलिसी पर चुटकी ली। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि यह भाजपा सरकार मुझे उस गैराज मैकेनिक की याद दिला रही है जिसने अपने ग्राहक से कहा था कि मैं तुम्हारे ब्रेक ठीक नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने तुम्हारा हॉर्न और तेज कर दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बजट 2021 में LIC का IPO लाएगी सरकार, डिसइन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान बड़ा ऐलान कर दिया कि विनिवेश का लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकार बहुत जल्द भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड का IPO लाने जा रही है। यानी कि दोस्तों LIC भी अब प्राइवेट सेक्टर में जाने वाली है। इस बात का ऐलान मोदी सरकार ने पिछले साल भी किया था, लेकिन इस महामारी की वजह से प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। दोस्तों पिछले साल की तरह इस साल भी बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने LIC के IPO का जिक्र किया। इसका मतलब दोस्तों यह होगा कि सरकार LIC को शेयर बाजार में लिस्ट कराएगी और IPO के जरिए कंपनी की आर्थिक हैसियत का पता लगाएगी। पिछले साल के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा था कि LIC पर पूरी तरह सरकार का मालिकाना हक बना रहेगा। लिस्टिंग के बाद IPO के जरिए कंपनी की आर्थिक हैसियत का पता लगाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों यह बात तो साफ है कि LIC अब पूर्ण रूप से सरकारी संस्था नहीं रह गई है। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताजा स्थिति। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 10 करोड़ 30 लाख को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 22 लाख 29 हजार को पार कर गई है। दोस्तों इस महामारी का सबसे ज्यादा असर अमेरिका पर हुआ है। अमेरिका में 2 करोड़ 65 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में भारत, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, फ्रांस, स्पेन, इटली, टर्की आदि देशों का नाम आता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत की स्थिति, लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 7 लाख को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 1,54,000 के पार चली गई है। भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो महाराष्ट्र उसमें अव्वल आता है। महाराष्ट्र में 20,26,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। वहीं इसके बाद में कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, हरियाणा आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, विराट कोहली की कप्तानी में डरे हुए दिखते हैं भारतीय खिलाड़ी, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर का आया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया ने जब से अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीती है तब से ही फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स के बीच विराट कोहली की कप्तानी को लेकर बहस शुरू हो गई है। अब ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर और ब्रेट ली के भाई शेन ली ने विराट कोहली की कप्तानी पर बड़ा कमेंट कर दिया है। शेन ली ने कहा है कि टीम इंडिया के खिलाड़ी विराट कोहली की कप्तानी में डरे सहमे रहते हैं, जबकि रहाणे की कप्तानी में वो दबाव मुक्त नजर आते हैं। शेन ली ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि विराट कोहली दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक है।
लेकिन विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया के खिलाड़ी सहमे हुए लगते हैं। ऐसा लगता है कि मानो वे डरे हुए हैं। विराट कोहली बेहद ही प्रोफेशनल रवैया चाहते हैं। सभी खिलाड़ियों को फिट रहना जरूरी होता है, फील्डिंग में अच्छा प्रदर्शन करना होता है। खिलाड़ी थोड़े डरे हुए लगते हैं। मैंने रहाणे की कप्तानी में खिलाड़ियों को दबाव मुक्त महसूस किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस ने आनंद विहार बॉर्डर किया सील, कई मेट्रो स्टेशन भी कर दिए बंद। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली पुलिस ने आनंद विहार बॉर्डर को भी सील कर दिया है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए एहतियातन आनंद विहार बॉर्डर को सील किया गया है। बॉर्डर बंद होने की वजह से कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। NH-24, NH-9 और गाजीपुर रोड से किसी को भी आनंद विहार के गोल चक्कर से आगे गाजियाबाद की तरफ नहीं जाने दिया जा रहा है। गाजीपुर बॉर्डर के पास तो पुलिस ने रोड नंबर 57A के सामने बने फ्लाईओवर से लेकर बॉर्डर तक फ्लाईओवर के ऊपर और नीचे दोनों साइड थोड़ी थोड़ी दूरी पर ट्रिपल लेयर बैरिकेडिंग करके और बीच बीच में कंक्रीट के स्लैब्स रखकर रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान। सबसे पहले बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटों की। तो दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां दर्ज की गई है। तटीय आंध्र प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर बादलों की गर्जना के साथ बारिश हुई। आंतरिक तमिलनाडु में हल्की बारिश हुई। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में शीतलहर का प्रकोप जारी रहा। वहीं दोस्तों अगले 24 घंटों की बात की जाए तो आगामी 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में घना कोहरा जारी रहने की संभावना है। साथ ही पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर 24 से 48 घंटों तक शीतलहर की स्थिति बने रहने का अनुमान है। वहीं दोस्तों इस दौरान पर्वतीय राज्यों में 3 फरवरी से भारी बारिश और बर्फबारी की तीव्रता में वृद्धि होने की संभावना है। 3 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के भी कुछ हिस्सों में छुटपुट जगहों पर बारिश हो सकती है। वहीं दोस्तों अगले 72 घंटों की बात की जाए तो अगले 72 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य भागों, उत्तरी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल पर लगा सेस, जानिए क्या होगा आप पर असर। जी हां दोस्तों, सरकार ने इस बजट में इनकम टैक्स की स्लैब में कोई बदलाव तो नहीं किया, लेकिन कृषि पर सेंस लगा दिया है। बजट में एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट सेंस लगाया गया है। इसके साथ ही पेट्रोल पर 2.5 रुपए प्रति लीटर कृषि सेस और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर कृषि सेस लगाया गया है। हालांकि इससे आपकी जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसा सरकार का कहना है। सरकार ने साफ किया है कि सेस लगाने से पेट्रोल और डीजल की दामों में बढ़ोतरी नहीं होगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 में ऐलान करते हुए कहा कि इनकम टैक्स की स्लैब जस की तस बनी रहेगी, यानी कि इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट सेंस लगाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस डे, सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटी, कीमतों में भारी गिरावट। जी हां दोस्तों, अब सस्ते में सोना खरीदने का मौका मिलने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में सोने और चांदी पर सीमा शुल्क में भारी कटौती कर दी है। सरकार के इस ऐलान के साथ ही अब MCX पर सोने की कीमतें अचानक कम हो गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोने और चांदी की कीमतों पर कस्टम ड्यूटी को 12.5% से घटाकर 7.5% कर दिया है। वित्त मंत्री ने यह कदम सोने की स्मगलिंग को रोकने के लिए उठाया है। इसके बाद दोस्तों MCX पर सोने का फरवरी वायदा 1500 रुपए तक टूट गया। सोने का भाव इंट्राडे में 47,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। हालांकि दोस्तों चांदी में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। MCX पर चांदी का मार्च वायदा 3200 रुपए से ज्यादा मजबूती के साथ 73,300 रुपए प्रति किलोग्राम के पार पहुंच गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री के खिलाफ विवादित ट्वीट पर एक्शन, एक्टर सुशांत समेत 250 ट्विटर अकाउंट हुए सस्पेंड। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विवादित ट्वीट करने पर सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। IT मंत्रालय ने ट्विटर को 250 ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करने का निर्देश दिया है। इसके बाद इन सभी अकाउंट्स को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। दोस्तों हैशटैग मोदी प्लानिंग फार्मर्स जीनोसाइड हैशटैग पर ट्वीट किए जा रहे थे। शनिवार से यह हैशटैग ट्विटर पर लीड कर रहा था। इसमें से कई ट्विटर अकाउंट विदेश से चल रहे थे। सस्पेंड होने वाले कई अकाउंट ट्वीट किसान यूनियन और किसान नेताओं से संबंधित भी हैं। कृषि मंत्रालय के निर्देश पर IT मंत्रालय ने ट्विटर को निर्देश दिया है कि इन सभी ट्वीट हैंडलरों को ब्लॉक कर दिया जाए।
तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद में दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है अशोक चक्र, जो कि भारत के तिरंगे झंडे में अशोक चक्र होता है, उसमें कितनी तीलियां होती है। अगर दोस्तों आप जानते हैं इस सवाल का जवाब तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।